हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग है फिल्म दीवार का, जिसे अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है। लगभग ऐसा ही हाल इस समय पूरे देश का और खासकर उत्तराखंड राज्य का है। चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही हैं। तैयारियां दोनों दलों ने शुरू कर दी हैं। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। पांचों सीट जीतने के बाद बीजेपी के लिए दोनों सीट पर जीत का परचम लहराने का सबसे बड़ा दबाव है, जबकि कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की चुनौती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है, जो 21 जून तक चलेगी। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहेंगे उनके लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून तक होगी। उपचुनाव के लिए बद्रीनाथ में 210 पोलिंग बूथ पर 1,02,145 मतदाता, 2,566 सर्विस मतदाता हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में 132 पोलिंग बूथ और 1,19,930 मतदाता व 255 सर्विस मतदाता होंगे। पहले यहां बात कर लेते हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, क्योंकि इसकी प्रमुख वजह है इस सीट पर घोषित भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आयातित विधायक हैं, जो कि अचानक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। सुबह कांग्रेस के प्रचार में व्यस्त भंडारी ने कुछ ही घंटों के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके पीछे की थ्योरी आज तक न कार्यकर्ताओं को समझ आई और न ही बड़े नेताओं को। कुछ ही देर पहले भाजपा के विरोध में स्वर ऊंचा करने वाले भंडारी भाजपा का स्तुति गान करने लगे थे। इस अचानक बदलाव की वजह आज तक अजूबा बनी हुई है। खैर, विधानसभा लौट चलते हैं, जहां से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक रहते हुए अब दोबारा चुनावी मैदान में हैं, पर पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में विपक्ष को भी एक मौका मिल जाएगा ये पूछने का कि आखिर अब उनकी जांच क्यों नहीं हो रही। क्या जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप उनके कांग्रेस में रहते हुए लगाए गए थे वो सब झूठे थे, जिनको बीजेपी अभी कुछ महीने पहले ही भ्रष्टाचारी बता रही थी, वो एकदम कैसे दूध के धुले हो सकते हैं। बीजेपी ने उनको टिकट कैसे दे दिया। कुल मिलाकर राजेंद्र भंडारी भी सवालों के घेरे में रहेंगे। ऐसे में उनकी डगर कितनी आसान होगी ये तो वक्त के गर्त में ही है। अभी भंडारी और बीजेपी के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब होगा या नहीं, ये तो भगवान बद्री विशाल ही जाने। कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल को भी बद्रीनाथ से चुनाव लड़ाने की चर्चा थी, लेकिन गणेश गोदियाल ने इस चर्चा पर विराम दे दिया अपनी प्रतिक्रिया देकर। गणेश गोदियाल का कहना है कि वहां से वहीं का कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहिए जहां वो रहता है, जहां की वो विधानसभा सीट है। वहां पार्टी के लिए काम करने वालों में से किसी को मौका दिया जाना चाहिए। मैं चुनाव लड़कर किसी का हक नहीं मारना चाहता। गोदियाल के इस बयान ने यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा दिया है। वैसे यहां से कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटोला के लड़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। खासकर गणेश गोदियाल के बयान के बाद तो ऐसा ही माना जा रहा है। लखपत बुटौला उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से अब हॉट सीट बनी हरिद्वार की मंगलौर सीट की तरफ चलकर बात करना भी जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब इस सीट पर बसपा का होल्ड रहा हो और हरिद्वार लोकसभा सीट से जनता ने भाजपा के सांसद को चुनकर भेजा हो। यह अलग बात है कि मंगलौर विधानसभा सीट में पड़ने वाले वोटों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर पुराने कांग्रेसी धुरंधर हरीश रावत ने यहां से पहले भी विधायक रह चुके काजी निजामुद्दीन का नाम लिया है। काजी का टिकट वैसे भी करीब करीब फाइनल ही है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार बाकी है। काजी निजामुद्दीन मंगलौर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में पड़े कांग्रेस को 46,000 वोट इस बार मंगलौर में कांग्रेस का मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ ही काजी का भी। त्रिवेंद्र के खिलाफ कांग्रेस इस विधानसभा से काफी बढ़त में थी, जिसकी वजह से भाजपा इस सीट पर थोड़ा परेशान दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी है होने वाले उपचुनाव में। हालांकि चुनाव के समय तक समीकरण बदल जाएं, बिगड़ जाएं या दीगर बात है। इन सीट पर एक और मजबूत पार्टी बसपा ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को टिकट देने पर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट में 3 मुख्य प्रत्याशी मैदान में होंगे। बसपा के उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा इस सीट से करतार सिंह भड़ाना को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार रही है।
मंगलौर सीट पर एक आयातित नेता करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया है, जो कभी हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी उनको दिलचस्पी जगी है। किस तरीके से राजनीति कर पाएंगे, सवाल यही है। सवाल सिर्फ मंगलौर विधानसभा पर ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी है। सियासत में तकरार इसी बात को लेकर है कि बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार बाहर से आए हुए हैं, यानी आयातित हैं। ऐसे में भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता कुछ कह भले न पाए, पर कसपसाहट जरूर नजर आ रही है। चुनाव कौन जीतेगा यह जनता को तय करना है, लेकिन सियासी तौर पर उलझन में भाजपा ही है, क्योंकि बीजेपी पर आरोप यह लग रहे हैं कि क्या वह अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जिन राजेंद्र भंडारी से वह चुनाव हार गए थे, उन्हीं को अपनी पार्टी में ले आए और अब उन्हीं के पक्ष में प्रचार करने के लिए वो मजबूर भी हैं, बावजूद इसके कि कभी वो भर भर कर भंडारी पर ही आरोप लगाते रहे हैं। वैसे एक बात या कहें कि सवाल भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जरूर उपजता होगा कि क्या बीजेपी के पास बद्रीनाथ में सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं थी, या फिर बीजेपी में ऐसी कौन सी रणनीति बनी जो राजेंद्र भंडारी को लेना जरूरी था। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन क्या वह अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा बाहर से आए लोगों पर भरोसा करने लगे हैं। वैसे परिणाम चाहे कुछ भी रहे, पर इन परिणामों के बीच में दो किरदार बिल्कुल अलग अंदाज के हैं। एक महेंद्र भट्ट, जो भाजपा के अध्यक्ष रहते हुए भी शायद अपने फैसले लेने के लिए फ्री नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी भी हाल में उनके विरुद्ध खड़े रहे राजेंद्र भंडारी शायद बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होते। और दूसरे हरीश रावत, जो अब भी किसी की सुनने को तैयार नहीं, पार्टी लाइन से इतर हर बार इतनी हार के बाद भी अपने बिन मांगे फैसले देने से पीछे हटते नहीं। खैर हमें क्या, एक के पास वॉशिंग मशीन है और एक के पास जुबानी मशीन, दोनों ही माहिर हैं इस्तेमाल करने में। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अमिताभ बच्चन का जिक्र जो हमने शुरू में किया था, जिस डायलॉग का जिक्र हमने शुरू में किया था कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े हो जाते हैं, ये यकीनन उन कार्यकर्ताओं के लिए है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जो आयातित नेताओं की वजह से पीछे खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं उस लाइन के जिस लाइन की अगुवाई करने के लिए बाहर से आए नेता खड़े रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।